नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। तो बता दें, लखनऊ के पुलिस लाइन में प्रशिक्षण हासिल कर रही महिला रिक्रूट का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। उनकी पासिंग आउट परेड आज सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी मुकुल गोयल की मौजूदगी में की गई। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली। वहीं पासिंग परेड के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया है। तो परेड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। लखनऊ से सीएम योगी जिस तरह से परेड की सलामी लेते हुए नजर आए हैं। तो बता दें, महिला रिक्रूट सिपाहियों की परेड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप जिन देख रहे हैं। सीएम ने परेड की सलामी भी ली। दो तस्वीरें। उससे कई गुना धनराशि हम लोगों ने पुलिस की सुविधा और स्थापना सुविधाओं के वृद्धि में विगत 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस को उपलब्ध कराया है, जिसमें न केवल पुलिस लाइन के निर्माण की कार्रवाई को, प्रशिक्षण की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि पीएसी के जवानों, पुलिस के कार्मिकों, पुलिस के अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिनका आज यहाँ के लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। प्रदेश के अंदर तमाम अन्य सुविधाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार अलग अलग यानी रेंज स्तर पर हम लोगों ने साइबर थानों की स्थापना करने के साथ ही प्रदेश में प्रत्येक रेंज पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना करने की कार्रवाई के साथ ही अब उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक एंड साइबर इंस्टीट्यूट की स्थापना की कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी लखनऊ में प्रारंभ हो चुकी है। आज प्रदेश 4 बड़े महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर चुका है। इसके बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने आए हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के भवन के शिलान्यास के साथ ही तमाम अन्य कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं और इन सभी का लाभ प्रदेश के अंदर प्रदेश के न केवल पुलिस कार्मिकों को उपलब्ध होगा, बल्कि प्रदेश के अंदर इस अवस्थापना सुविधा के विकास के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की बेहतर छवि को देश और दुनिया के सामने आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मेरा ये शुरू से मानना रहा है कि पुलिस बल जितना अनुशासित और सख्त होगा, वह प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा के माहौल पर उसका उतना ही सकारात्मक असर भी पड़ेगा। और हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर इस परिणाम को उत्तर प्रदेश के अंदर होते हुए देखा है। प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। आज प्रदेश के अंदर इस निवेश के कारण बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरियों के सृजन की कार्रवाई हुई है। आज प्रदेश की छवि देश और दुनिया के सामने एक बेहतर विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ी है और इसने एक सकारात्मक परिणाम भी सबके सामने दिया है कि जो प्रदेश कभी दंगाग्रस्त हुआ करता था, अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए कभी कुख्यात हो चुका था, आज वही प्रदेश अपने बेहतर विकास की दर को आगे बढ़ा करके देश के अंदर बेरोजगारी दर पर सबसे अच्छी लगाम लगाने वाले प्रदेश के रूप में भी उत्तर प्रदेश आज जाना जा रहा है। मुझे विश्वास। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तौकीर के दवाई जुड़ गए हैं लखनऊ से। तौकीर, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम सुन रहे थे, उनका यह कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो गई, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो गया और जिस तरह से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। महिला रिक्रूट आरक्षियों की दीक्षांत समारोह में योगी आदित्यनाथ पहुंचे। क्या कुछ खास कार्यक्रम रखे गए हैं? इसके बाद क्या कुछ होगा? क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? आप तक आवाज पहुंच रही है?
हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें, पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। जी तौकीर। 518 ऐसी महिला रिक्रूट आरक्षी हैं जिनका दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा 15,428 ऐसे टोटल कांस्टेबल है जो आज उत्तर प्रदेश में दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इस तरह का आयोजन हुआ है। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 34 अफसर शिलान्यास भवन है जिनका शिलान्यास यहाँ से किया, गड्ढों किया है। तो एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने बताई और खास बात उन्होंने सवाल करते हुए 2017 से पहले की सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जो अपराध था, जो कानून व्यवस्था थी, उसके सवाल खड़े होते थे और खास बात है कि इसकी चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान नहीं बाहर तक होती थी। उन्होंने कहा है कि उसके बाद से लगातार इस बात की कोशिश की गई कि कानून व्यवस्था को सुधारा जाए। इसमें महिला जो आरक्षी हैं उनको 20% का रिजर्वेशन भी रखा गया था सरकार बनने के बाद ही। लगातार जो भर्ती आई है 20% का उनको आरक्षण दिया गया। तो लगातार कोशिश हो रही है कि सुधारा जाए। और इसके अलावा जो साइबर अपराध है, अलग अलग तरह के अपराध हैं, जिस तरह से अपराधों का सामने आते हैं उस पर भी काम करते हैं और लगातार भर्तियों की प्रक्रिया है वो जारी है। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कह रहे थे कि अपराधी प्रवृत्ति में पहले जो राज्य था वो लिप्त था और अब बेहतर जो है वो कार्यप्रणाली की जा रही है। जो कार्यक्रम रखा गया है, कितने बजे तक योगी यहाँ पर रहेंगे, क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई, इसके बाद क्या कुछ आगामी कार्यक्रम है? देखिए, अभी 10:30 बजे तक का कार्यक्रम वो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ था, उनका संबोधन अभी चल रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अभी अपना संबोधन समाप्त हुआ है और उसके बाद यहाँ पर कुछ जलपान का कुछ इंतजाम किया गया है। लेकिन उसके बाद ही मुख्यमंत्री कालिदास पर जाएंगे, अपने आवास पर जाएंगे। कालिदास पर उनका भी एक कार्यक्रम वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर लोग मौजूद है, उनका इंतजार कर रहे हैं। तो खास बात है कि आज एक बड़ा जो आयोजन माना जा रहा है कि 2022 चुनाव नौकरी के ऐसे में करीब 15,000 ऐसे कांस्टेबल है जिनको आज भर्ती किया गया, जिनका प्रशिक्षण पूरा हुआ है और सिर्फ 518 ऐसी महिला कांस्टेबल है जो सिर्फ लखनऊ में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार की है और कहीं ना कहीं इसका असर 2022 चुनाव में भी नजर आएगा। तो बिल्कुल असर दिखाई देगा। और महिला रिक्रूट आरक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इधर कानपुर समेत 13 जिलों को विकास की सौगात देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज कानपुर में रहेंगे। नितिन गडकरी कुछ देर बाद चकेरी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उनका स्वागत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से किदवई नगर संजय वन हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद वो बाबूपुरवा स्थित जनसभा स्थल जाएंगे। इस दौरान कानपुर आउटर रिंग रोड को लेकर भी नितिन गडकरी घोषणा कर सकते हैं। जनसभा में 14,429 करोड़ रुपयों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा, जहां से 13 जिलों को हाईवे, पुल, सड़कों की सौगात देंगे। वो कानपुर से 8,406 करोड़ रुपयों की योजनाओं का लोकार्पण और 6,223 करोड़ रुपयों की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद वो 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से ही लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कई सौगात देने जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज कानपुर में रहेंगे। और इस बीच बड़ी खबर, जहां सपा नेता फिरोज पप्पू की गोली मारकर हत्या हो गई। बता दें, सपा नेता फिरोज पप्पू की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली मारने के बाद पूर्व अध्यक्ष का गला भी रेत दिया। सीएचसी तुलसीपुर में समर्थकों और सपा नेताओं का हंगामा हुआ। भारी पुलिस बल और आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तुलसीपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष कहकशां के पति हैं फिरोज पप्पू। तो बलरामपुर से बड़ी खबर, भारी पुलिस बल और आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जब यह हत्या हुई है। बता दें, तुलसीपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष कहकशां के पति हैं फिरोज पप्पू। इधर उत्तर प्रदेश में समय केंद्र सरकार के दौरान सौगातों की बारिश हो रही है। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए राज्य में लोकार्पण कार्यक्रम और शिलान्यास की झड़ी लग गई। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे, जहां वो सीधा अमोसी मेट्रो स्टेशन के पास कार्यक्रम स्थल में पहुंचकर 7,506 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर उनके साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मुख्य परियोजनाओं की बात की जाए तो इसमें मुंशी पुलिया चौराहे से पॉलिटेक्निक तक फ्लाईओवर निर्माण का शिलान्यास, खुर्रम नगर फ्लाईओवर निर्माण, बढ़िया गांव से IIM क्रॉसिंग तक फ्लाईओवर निर्माण का शुभारंभ होगा। इसके अलावा लखनऊ हरदोई रोड 4 लेन चौड़ीकरण का शिलान्यास होगा। साथ ही सर्वोदय नगर और बिराहिमपुर पुल का लोकार्पण किया जाएगा।
जय सिंह लखनऊ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जय, जिस तरह से बात करें, अमूमन यही देखा गया है कि जब भी कोई भी चुनाव हो किसी भी राज्य में तो दोनों ही पार्टी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशें करती है। शिलान्यास लोकार्पण का कार्यक्रम होता है। आज क्या कुछ खास कार्यक्रम है यहाँ पर? जी बिल्कुल, चुनाव भी करीब है। ऐसे में सरकारी योजनाओं परियोजनाओं का जनता को सौगात देने का तकरीबन जो सौगात देने का भी जारी है। हालांकि इस समय जो है मैं यहाँ पे हूँ अमौसी मेट्रो स्टेशन के निकट जो कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो समय दिया गया है वो 12:30 बजे का है। 12:30 बजे उनके साथ ही साथ नितिन गडकरी भी पहुंचेंगे, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भी तमाम वरिष्ठ मंत्री और नेता पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम स्थल पे ही मैं इसमें आशीष से कहूंगी कि ये मंच का स्थल है और यहीं पे वो तमाम नेता मंत्री मुख्यमंत्री का यहाँ पे मौजूदगी होगा और तमाम जो 7,506 करोड़ रुपए के लागत से तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण वो शिलान्यास कर, जैसा कि आपने कहा कि मुंशी पुलिया से लेकर पॉलिटेक्निक तक जो फ्लाईओवर है उसका शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही साथ खुर्रम नगर चौराहे पर जो फ्लाईओवर का निर्माण का शुभारंभ किया जाएगा, उसके साथ ही जो पॉलिटेक्निक IIM से लेकर मुंशी पुलिया तक का जो फ्लाईओवर उसका भी, सर्वोदय नगर और बिरहानीपुर के पुल का भी लोकार्पण आज किया जाएगा। और साथ ही साथ लखनऊ और हरदोई के हमारी आवाज आ रही है? जी जी जी, पूरी कीजिए। लखनऊ और हरदोई से जुड़ा जो है 4 लेन, उसको भी, उसके चौड़ीकरण का भी आज निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। हालांकि जो फ्लाईओवर का लगातार शिलान्यास और लोकार्पण का जो कार्य जारी है, उससे तमाम जो लखनऊ में भी ट्रैफिक जाम एक तरह से जो जद्दोजहद करना पड़ रहा है, उससे 50,000 तकरीबन यात्रियों को फायदा होगा। जो वाहन चालक है उनको कहीं ना कहीं उससे लाभ मिलने वाला है। तो बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। 7,506 करोड़ की अलग अलग जो सौगात है वो देने जा रहे हैं। वहीं बता दें सर्वोदय नगर और बिरहापुर पुल का लोकार्पण भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जय जानकारी के लिए। यूपी की बात करें तो कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 992 नए रोगी मिले हैं। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो मरीजों की संख्या 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि बीते 24 घंटे में 1,66,000 लोगों की कोरोना जांच हुई। अब तक 9,36,00,000 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है, यानी अब तक कुल 17,14,000 लोग कोरोना से संक्रमित भी हो चुके हैं। इसमें से 16,88,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 98.5% है। यूपी में मंगलवार को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 नए मरीज मिले। सबसे पहले ज्यादा 8 रोगी लखनऊ के मिले, वहीं मेरठ में 5, गाजियाबाद में 3, मुरादाबाद, कानपुर और आगरा में 2-2, महाराजगंज में 1 नया मरीज मिला। अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 31 मरीज प्रदेश में मिल चुके हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार और सतर्क हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी तक 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय ले लिया है। साथ ही रात्रि कर्फ्यू में 2 घंटे की बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया गया। अब 6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभावी होगा। इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 1000 से अधिक होंगे, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, अन्य सार्वजनिक स्थलों को 50% क्षमता के साथ संचालित करना होगा। अब शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों पर एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता नहीं होगी। खुले स्थान पर मैदान की कुल क्षमता के 50% से अधिक लोगों की उपस्थिति को ही अनुमति दी जाएगी। इधर हरदोई के मल्लावा में बीजेपी के विधायक के कार्यक्रम में भाग लेने आए कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने काव्य पाठ से लोगों में नई ऊर्जा का संचार कर दिया। इस अवसर पर वो भाजपा, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चुटकी लेते हुए नजर आए। अपनी कविताओं के माध्यम से डॉक्टर कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए व्यंग्यात्मक लहजे में कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जब 8 बजे आते हैं तो लोगों को डर लगने लगता है कि 8 बजे आकर कह देंगे कि 500 और 1000 के नोट्स 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उन्होंने मजाकिया लहजे में ये भी कह दिया कि ये नोट अब आडवाणी और जोशी के समान है। बहुत मशहूर है, हम भी बड़े मगरूर हो, तुम भी बड़े मगरूर हैं, हम भी अगर मजबूर हो, तुम भी अगर मजबूर हैं, हम भी
चुनाव आया वो जरूर सुन लीजिए कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती इसको खो नहीं सकता, मेरी चाहत को अपना तू बना देना मगर सुन ले। ये ऐसे सुनिएगा जैसे ये भाजपा वाले राजभर जी के बारे में अखिलेश को समझा रहे हैं। मेरी चाहत को अपना तू बना देना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो मेरा हो नहीं, जो मेरा हो नहीं पाया वो मेरा हो नहीं, जो मेरा हो नहीं पाया वो मेरा हो। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। तो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज होने जा रहा है। इस बार कुल मतदाता संख्या 83 लाख तक जा सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने गत 1 नवंबर को 1 जनवरी 2022 के आधार पर वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन किया था। इसके बाद नवंबर महीने में लोगों से इस पर दावे आपत्ति मांगे गए थे। इस दौरान आयोग को करीब 3 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए। इन दावों को शामिल करते हुए आयोग आज अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन करने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अब प्रदेश में कुल मतदाता संख्या 83 लाख तक पहुंच गई है। तो बता दें, देहरादून से जहां उत्तराखंड की मतदाता सूची के फाइनल आंकड़े आज जारी हो सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य के पत्रकार वार्ता आज है। शाम 4 बजे सचिवालय में मीडिया से मुलाकात होगी। अजीत काम्बोज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से बात करें, आज फाइनल जो सूची है वो हो सकती है जारी हो जाए 4 बजे तक, नाम वो ऐसे हो जाएंगे फाइनल आंकड़ों को लेकर। बिल्कुल, आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड जो सौजन्य हैं उनकी पत्रकार वार्ता रखी गई है, जिस तरह का मैसेज निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया गया है। 4 बजे राज्य सचिवालय में ये पत्रकार वार्ता होगी, जिसके मार्फत जो राज्य सूचना के माध्यम से जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं वो बनाने का काम होगा। साफ तौर पर मतदाता सूची जो है वो आज फाइनल आंकड़े उसके जारी किए जा सकते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से। तो आने वाले समय में जब उत्तराखंड में चुनाव होंगे तो आज के जो आंकड़े होंगे इसी के अनुरूप यहाँ पर वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी और इसमें जो नाम दर्ज होंगे वो ही अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस तरह की जानकारी जो विभाग के लोग हैं वो दे रहे हैं। फाइनल आंकड़े आज जारी होने हैं और इसके बाद जो फाइनल सूची है वो भारत निर्वाचन आयोग को उत्तराखंड की तरफ से भेजी जाएगी और उसके अनुरूप ही भारत निर्वाचन आयोग भी फैसला लेगा और एक फाइनल जो मतदाता सूची है वो जारी करने का काम करेगा। तो उम्मीद यही है कि आज जब आंकड़े जारी होंगे तो उसके अनुरूप कितने लोग 18+ के नए मतदाता है उनकी एक फाइनल लिस्ट आउट हो पाएगी। इसके अलावा 80+ को लेकर जो नई मतदाता सूची तैयार की जा रही है निर्वाचन आयोग की तरफ में, जिसमें एक ये व्यवस्था भी बनाई जा रही है कि 80+ के मतदाता घर बैठकर वोटिंग कर सकते हैं। तो उनको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी या पूरे उत्तराखंड में कितने मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, कितने मतदाता हैं, ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो आज आंकड़ों के माध्यम से जारी की जा सकती हैं। तो अजीत बता रहे हैं हमें मतदाता सूची के आंकड़े जल्द ही जारी हो जाएंगे, शाम 4 बजे तक की उम्मीद है और वहीं ये फाइनल सूची भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। बने रहिए आप हमारे साथ। और एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 310 नए संक्रमितों की पुष्टि हो गई, एक संक्रमित की जान चली गई। प्रदेश में अब तक 3,45,963 लोग संक्रमित हो चुके हैं। आज 111 लोग ठीक हुए हैं। राज्य में अब एक्टिव केसों की संख्या 654 पर पहुंच गई। सूत्रों से यह भी खबर है कि प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने थोड़ा महसूस होने की शिकायत के बाद अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंगलवार को देहरादून जिले में 192 लोग संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। तो बता दें, कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार तेज है। देश भर के अलग अलग राज्यों की बात करें, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह से बात करें, कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पैर पसार रहा है। तीसरी लहर की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। क्या कुछ गाइडलाइन है, अब क्या कुछ कह रहा है प्रशासन इसे लेकर? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू यहां पर प्रभावी किया गया। हालांकि उसका समय रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रखा गया है, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण राज्य कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे से होने जा रही है, जिसमें उम्मीद है कि राज्य सरकार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए कोई बड़े फैसले, बड़े पाबंदियां यहां पर लागू की जा सकती हैं। हालांकि अभी ये कहना है
आधिकारिक बातें हैं, लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है कैबिनेट की बैठक में इस पर मंथन होगा। और 2 दिन पहले ही उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की थी और साफ तौर पर उनको निर्देशित किया था कि सभी व्यवस्था यहाँ पर माकूल कर ली जाए और जो भी व्यवस्थाएं जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जरूरत पड़ती है तो उनको तत्काल शासन तक पहुंचाया जाए। तो उम्मीद यही है कि कोरोना का आंकड़ा जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, बीते रोज की अगर बात की जाए तो 310 नए मामले 24 घंटे के भीतर दर्ज किए गए थे, जिसमें अकेले राजधानी देहरादून में 192 नए मामले दर्ज किए गए थे। तो जिसके चलते थोड़ा जिला स्तर पर पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। जिला प्रशासन ने बॉर्डर चेक पोस्ट पर यहां पर सख्ताई शुरू की है। जो भी बाहर से उत्तराखंड में प्रवेश करेगा उनके लिए RT-PCR डबल डोज का सर्टिफिकेट यहां पर कंपलसरी किया गया है। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा उत्तराखंड का अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है। यहां पर अब तीमारदारों के लिए विशेष गाइडलाइन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जारी की गई है कि वो अपना डबल डोज का सर्टिफिकेट और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही उनको किसी भी मरीज के साथ अस्पताल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। तो कुछ सख्ती जो है जिला प्रशासन की तरफ से लगाई जा रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि अब जब देर शाम को राज्य कैबिनेट की बैठक होगी तो इसके माध्यम से उत्तराखंड सरकार कोई बड़े फैसले कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर ले सकती है। बिल्कुल अजीत, देखना होगा क्योंकि आज कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी और क्या कुछ होता है, कोरोना के जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं उससे लेकर सरकार किस तरह से पाबंदियां लगा सकती है, क्या वीकेंड कर्फ्यू पर भी धामी कैबिनेट कोई विचार कर सकती है, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।